तो हम बात कर रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी में। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि प्लांट के जो बाहर से हमको क्या क्या नजर आता है, प्लांट में हमको बाहर से क्या क्या नजर आता है। जैसे आपको दिख रहे होंगे कि सर यहाँ पर हमको बाहर से है ना जड़ें दिखती हैं, तना दिखता है, पत्तियां दिखती हैं, फ्लावर दिखता है, फ्रूट दिखता है। इन सभी का अध्ययन जो जो हमको बाहर से दिख रहा है उन सभी के लक्षणों के में, उनके प्रकार किस प्रकार की होती हैं, क्लियर, उनका विकास कैसे होता है, उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी कहलाता है। क्या कहते हैं उसे हम, पादप आकारिकी या प्लांट मॉर्फोलॉजी उसे हम कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब प्लांट मॉर्फोलॉजी में आप देखो, एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्म पादप का शरीर निम्न भागों से बना होता है। अगर आप देखेंगे किसी भी प्रारूपिक एंजियोस्पर्म प्लांट हम क्यों कर रहे हैं, हम एंजियोस्पर्म पादप मतलब जो हायर प्लांट्स होते हैं पृथ्वी पर, जो उच्च पादप होते हैं वो आते हैं एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में। हमारे तरफ जो अधिकतर आप प्लांट देखोगे वो सब एंजियोस्पर्म उच्च पादप। अगर आप किसी भी उच्च पादप को देखोगे तो इसमें दो तरह के भाग देखते हैं, एक होता है जमीन से ऊपर, एक होता है जमीन से नीचे। ठीक है, एक होता है भूमिगत तंत्र जो जमीन के नीचे होता है, जड़ तंत्र, और एक होता है भूमि के ऊपर जिससे हम क्या होता है, प्ररोह तंत्र, शूट सिस्टम। जमीन के ऊपर क्या होगा, तना, जमीन के नीचे क्या होगा, जड़ होगी। क्लियर है। तो भूमिगत तंत्र या मूल तंत्र, रूट सिस्टम, और एक होता है वायवीय प्ररोह तंत्र, हिंदी इसको बोलते हैं एरियल रूट सिस्टम। क्या कहते हैं इसे हम, एरियल शूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, एरियल शूट सिस्टम इसे कहते हैं। बात समझ में आ रही, क्या कहते हैं, एरियल शूट सिस्टम इसे कहा जाता है। चलिए, और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, देखो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये अंडरग्राउंड रूट सिस्टम, अंडरग्राउंड रूट सिस्टम। ओके, क्या है, अंडरग्राउंड रूट सिस्टम होता है। बात समझ में आ रही है। तो एक प्रारूपिक जो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, आप इस डायग्राम में देखिए ये दो पार्ट है। तो जमीन के नीचे वाला जो सिस्टम है ये होता है रूट सिस्टम, जमीन के ऊपर वाला जो भाग होता है ये होता है शूट सिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम उसे हम कहते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि रूट सिस्टम जमीन के नीचे वाला, शूट सिस्टम जमीन के ऊपर वाला होता है। क्लियर। चलिए, तो इसका प्ररोह जो होता है ना भाई, तना सिस्टम जो स्टम वाला होता है उस पर क्या क्या होते हैं, देखो इसका प्ररोह तंत्र जो होता है, प्ररोह तंत्र स्तंभ मतलब शूट सिस्टम जो होता है ना, शूट सिस्टम। अब तने पर क्या क्या होता है, देखो तने पर क्या होता है, पत्तियां होती हैं, पुष्प होते हैं। तने पर क्या होता है, पत्तियां पाई जाती है, पुष्प पाए जाते हैं। तना जो होता है तने पर होते हैं पत्तियां और पुष्प, फ्लावर और लीफ कहाँ होता है, तने पर होते हैं, हाँ या ना। मूल जो होता है, रूट, लीफ, स्टेम, कायिक भाग, मोस्ट देखो भाई, जो रूट होती है, मूल है, तना है, पत्तियां हैं, ये सब पादप के कायिक भाग कहलाते हैं। ठीक है, ये पूरा शरीर क्या है, कायिक भाग है। ठीक है, इनका जननांग में या जनन प्रक्रिया में कोई भाग नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। जबकि पुष्प जो होता है, पुष्प इसके जननांग भाग कहलाते हैं। बात समझ, पुष्प जो होता है ये जनन भाग होता है, पुष्प इसके जननांग भाग का निर्मित करते हैं। जो पुष्प के अंदर आप पढ़ोगे मादा पुष्पांग होता है, नर पुष्पांग होता है। मादा में हम पढ़ते हैं अंडप होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और पुष्प में अंतर हम पढ़ते हैं एंतर और फिलामेंट होता है। क्लियर है कि नहीं। तो वो पुष्प के अंदर बनते हैं, लेकिन जड़ हुआ, तना हुआ, पत्तियां, ये पादप के कायिक भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये प्लांट के कायिक भाग या वेजिटेटिव पार्ट क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। क्लियर। चलिए, अब थोड़ा हम बेसिक बात कर लेते हैं पादपों का वर्गीकरण। ठीक है, पादप भाई तीन प्रकार के होते हैं जीवन चक्र के आधार पर, एक वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप और एक होता है हमारा कौन सा बहुवर्षीय पादप। तो जीवन चक्र के आधार पर आप देखेंगे तीन तरह के पादप आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। एक वर्षीय पादप वो कहलाते हैं जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या एक ऋतु या एक सीजन में पूरा कर लेते हैं, उन्हें हम एक वर्षीय कहते हैं। ठीक है, वे अपना जीवन चक्र एक वर्ष में, एक वृद्धि काल में या कुछ सप्ताह में ही, महीनों में पूरा कर लेते हैं। प्रतिकूल काल को बीज के रूप में, जो एडवर्स कंडीशन होती है उस समय उनमें बीज बन जाता है। तो प्रतिकाल जो समय होता है प्रतिकूल, ठीक है ना, तो यार प्रतिकूल मतलब एडवर्स कंडीशन जो होती है वो सीड के फॉर्म में हो जाते हैं। तो जनरली आप देखोगे जो हमारी सीजन वाली क्रॉप होती है, रबी सीजन की, खरीफ सीजन की, जायद की, ये सभी एक वर्ष में आती है। सारी की सारी फसलें जो होती हैं एक वर्ष में आएंगी। दूसरा होता है द्विवर्षीय फसलें। द्विवर्षीय फसलें वो होती हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करती हैं। ऐसी फसलों में प्रथम वर्ष क्या होता है, प्रथम वर्ष तो कायिक वृद्धि होती है, और द्वितीय वर्ष क्या होता है, द्वितीय वर्ष इनके अंदर क्या होता है, जनन वृद्धि होती है, पुष्प आते हैं। जैसे प्याज है, गाजर है, मूली, अगर बीज उत्पादन आपको करना है तो। ठीक है, ये पादप अपने जीवन चक्र को 2 वर्ष में पूरा करते हैं। प्रथम वर्ष में क्या होती है, कायिक वृद्धि होती है और भोज्य पदार्थों को संग्रहित करते हैं, तथा द्वितीय वर्ष में लिखा पुष्प व फलों का निर्मित करते हैं।
ये पुष्प एवं फल उत्पन्न करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण देखो, मूली है, शलजम है, गाजर है, ये ठंडे स्थानों पर द्विवर्षीय होते हैं। ये जो ठंडे स्थान जैसे गाजर है, अगर इनमें हमको सीड उत्पादन करना चाहिए ठंडे रीजन में, है ना, गोभी है, आलू है, अगर इनमें बीज का उत्पादन करना है तो द्वितीय वर्ष बीज का उत्पादन होगा ठंडे स्थानों पर, और गर्म स्थानों पर ये वार्षिक। क्योंकि भाई हमको आलू क्या चाहिए, हमको तो नीचे वाला भाग खाना है, तो हमको तो एक वर्ष ही लेंगे उसको। हम तो अगर नीचे वाला भाग खाएंगे जो ट्यूबर होता है इसी को खाते हैं, तो गर्म स्थानों पर ये द्विवर्षीय नहीं होते, ठंडे स्थानों पर द्विवर्षीय होते हैं। और बहुवर्षीय पादप क्या होते हैं? बहुवर्षीय पौधे वो होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष से ज़्यादा समय में पूरा कर लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बहुवर्षीय। वे पादप कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुवर्षीय। ये पादप प्रत्येक वर्ष पुष्प और फलों को उत्पन्न करते हैं तथा ये पुष्प उत्पन्न करने के बाद नष्ट नहीं होते। जैसे आम का वृक्ष है, गावा है, तो जो हमारे फलीय वृक्ष होते हैं क्या होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। हर साल पुष्प आएंगे, हर साल फल बनेंगे, ठीक है। फल बनने के बाद प्लांट नष्ट नहीं होता, अगले साल प्रक्रिया फिर चलेगी। तो वे पौधे जो कई वर्षों जीते हैं, है ना, चलता है। जैसे आम है, केला है, अमरूद है, ठीक है। चलिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको पढ़ना है जड़, तना, पत्ती। हमको पढ़ना है प्लांट मॉर्फोलॉजी, और प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जड़। सबसे पहले बात करेंगे जड़ के बारे में। जब एक बीज को हम बोते हैं, तो बीज को बोने के बाद याद रखना, बीज को बोने के बाद तो ऐसे कोई डाइकोट सीड है, अगर हमने किसी डाइकोट बीज को बोया तो उसमें रेडिकल और प्लेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो डाइकोट हो, चाहे, है ना, याद रखना, मोनोकोट हो। उसमें क्या होता है? कोटिलेडन्स होते हैं। कोटिलेडन के बीच में क्या होती है? ये वाली जो एक्सिस है इसे बोलते हैं हम भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रोनल एक्सिस। इसे क्या कहते हैं हम? भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रोनल एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? भ्रूणीय अक्ष कहते हैं, एम्ब्रोनल एक्सिस कहते हैं। क्लियर? ये जो भ्रूणीय अक्ष होती है, ठीक है, इसमें दो, नीचे वाला भाग होता है रेडिकल, मूलांकुर। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। और ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? प्लेम्यूल, प्रांकुर कहता है, ठीक है, प्रांकुर कहलाता है, ठीक है। इससे आगे चल के तना का निर्माण होता है, ठीक है, और इससे आगे चलकर जड़ का निर्माण होता है, रूट का निर्माण होता है। क्लियर है? इससे आगे चल के किसका निर्माण? प्रांकुर जो है, प्लेम्यूल से आगे चल के तने का, सूट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इससे आगे चल के सूट का निर्माण होता है, और इससे आगे चल के रूट का निर्माण होता है। तो आप याद रखना कि भैया रूट किससे बनती है? रेडिकल से। मूलांकुर से ही आगे चल के रूट बनती है, प्लेम्यूल से आगे चल के क्या बनता है? सूट बनता है। और रेडिकल को जो कवर करता है यहाँ पर वो कोलियोराइजा होता है ना। अगर कोई पूछे रेडिकल की कवरिंग, तो रेडिकल की कोलियोराइजा, ठीक है, कोलियोराइजा जो होता है वो रेडिकल को कवर करता है। प्लेम्यूल को कवर करने वाला होता है कोलेप्टाइल। यहाँ पर याद रखें, कोलेप्टाइल होता है किसको कवर? तो प्लेम्यूल को कवर करने वाला होता है कोलेप्टाइल। कौन? कोलेप्टाइल जो होता है वो किसको? इसको कवर करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जड़ के बारे में, ठीक है ना। मूल, जड़ क्या है? देखो, मूलांकुर एक कोमल है। मूल क्या होती है? या मूलांकुर मतलब रेडिकल जो होती है ना, रेडिकल जो है, मूलांकुर, रेडिकल जो होता है, रेडिकल एक कोमल संरचना के रूप में बीज जोल से बाहर निकलता है और भूमि को नीचे जाएगा। ऐसे ये सीड है, तो यहाँ से रेडिकल निकल कर यहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। बीज से निकल कर ये मूलांकुर कहाँ जाता है? जमीन की नीचे की तरफ जाएगा, और प्रांकुर ऐसे ऊपर निकलेगा ऐसे। तो जो मूलांकुर होता है, अपना मूलांकुर हुआ या रेडिकल हुआ, बीज चोल से बाहर निकलकर जमीन के नीचे की ओर जाता है और वृद्धि करके क्या बनाता है? प्राथमिक जड़ बनाएगा। वृद्धि करने के बाद क्या बनाएगा? ये प्राथमिक जड़, हाँ या ना? यहाँ पर क्या बनेगी? प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है। कौन? मूलांकुर। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल के सामान्य, है ना, रूट के क्या क्या इंपोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, जड़ के सामान्य लक्षण क्या है। तो देखिए, जड़ जो होती है मूल आहरित भाग है, नॉन ग्रीन होता है, ठीक है ना भाई। ग्रीन होता है क्या? नहीं होता। भूमिगत होता है, अंडरग्राउंड होता है। और तो गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है? नीचे। तो पॉजिटिवली क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होता है, ठीक है भाई। जड़ें कहाँ बढ़ती हैं? जमीन की नीचे की ओर। और प्रकाश कहाँ रहता है? ऊपर। तो प्रकाश की क्या होती है? नेगेटिव फोटोट्रोपिक। क्या होती है? नेगेटिव फोटोट्रोपिक होती है। पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, नेगेटिव फोटोट्रोपिक, याद रखना, ठीक है। नेगेटिव प्रकाश अनुवर्तनी प्लस पॉजिटिव जलवानुवर्ती। जिधर जल होता है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक, जल की दिशा में बढ़ती है ना। जिधर जल होगा तो जल की दिशा में जाएंगी, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक, ठीक है। अगर कहाँ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिक। भाई लाइट ऊपर होती है, लाइट की विपरीत दिशा में जाती है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिक। उसे क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव फोटोट्रोपिक उसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, मूल जो होती है, रूट्स हैं, रूट्स के अंदर याद रखना कलिका, सूट है ना, वर्ड्स नहीं बनती है ना। वर्ड्स का फॉर्मेशन सिर्फ कहाँ होता है? सूट के अंदर। यहाँ पर कलिकाओं का निर्माण नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हाँ,
कुछ जड़ें जरूर ये होती हैं जो कि कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यूज होती हैं, जैसे शकरकंद है, शकरकंद की रूट्स को काट के लगा दो, फिर से एक नई शकरकंद बन जाएगा। तो कुछ जड़ें जो होती हैं कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी मदद करती हैं, जैसे शकरकंद हुआ, इंडियन रेडवुड हुआ, डलवर्जिया में कायिक जो प्रवर्धन के लिए उपयोग कलिका पाई जाती है, इनमें कलिका होती है। फिर अगर भाई प्रवर्धन में काम करेंगी तो इसमें फिर क्या होगा, याद रखना, प्रवर्धन में काम करेंगी फिर कलिका पाई जाती है। सामान्य तौर पर कलिका नहीं होती, लेकिन जो जड़ें प्रवर्धन में काम करेंगी जिससे नया पादप बनेगा उनके अंदर क्या पाई जाती है, कलिका पाई जाती है। मूलों में पर्व और पर्व संधियां अनुपस्थित होते हैं। क्या है भैया, मूलों के अंदर पर्व और पर्व संधियां मतलब नोड और इंटरनोड, हाँ या ना, नोड और इंटरनोड एब्सेंट होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड ऐसे होते हैं कि नहीं, आपने देखा होगा नोड, ठीक है, ये दोनों नोड होते हैं। ये शुगर कैन के तने में देखना ऐसे मिलेगा आपको। तो नोड और इंटरनोड जो होते हैं याद रखेंगे, आपको कहाँ मिलेंगे, नोड और इंटरनोड आपको तने पर, जड़ों में नहीं मिलते। मूल में एक कोशीय मूल रोम पाया जाता है, रूट हेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पाया जाता है, रूट हेयर। यहाँ पर देखोगे ना आप इस प्रकार से क्या होते हैं, अगर रूट में देखोगे आप तो भाई जड़ के अंदर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर होते हैं रूट हेयर। क्या होते हैं, अभी अपन डायग्राम देखेंगे। रूट हेयर एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो आपसे पूछेंगे जड़ों के प्रकार, क्या पूछेंगे आपसे, जड़ों के प्रकार, कितने प्रकार की जड़ होती है। तो आप जड़ों के प्रकार देखिए, कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती है। दो प्रकार की, सामान्य तौर पर दो प्रकार की जड़ें होती है, एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। जड़ों के, है ना, जड़ों के मूल के प्रकार, तो जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है टैप रूट सिस्टम, एक होती है एडवेंटिशियस। इसको हिंदी में कहते हैं मूसला मूल, इसको कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। कितने प्रकार की, दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक होती है टैप रूट सिस्टम, एक होती है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, अपस्थानिक जड़ें। अब जो टैप रूट सिस्टम होता है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। टैप रूट सिस्टम कैसी होती है, इधर देखिए, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये होता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में जड़ का निर्माण हमेशा रेडिकल से होगा, ठीक है, जड़ का निर्माण रेडिकल से, ठीक है। इसमें जड़ से जो रेडिकल होता है, उस रेडिकल से एक प्राथमिक जड़ बनती है। क्या बनती है, एक प्राथमिक जड़ बनती है, और उस पर फिर द्वितीयक और तृतीयक जो सेकेंडरी और टर्सरी जड़ आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, जो टैप रूट से होता है, टैप रूट में क्या होता है, रेडिकल से एक प्राथमिक जड़ बनती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, रेडिकल से एक प्राथमिक जड़ बन रही है, हाँ या ना। रेडिकल से क्या बनती है, याद रखेंगे कि भाई रेडिकल से एक प्राथमिक जड़ बनती है, उस प्राथमिक जड़ पर, ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक क्या पाई जाती हैं, जड़ें। ये एक प्राथमिक जड़ होती है रेडिकल से, उस पर द्वितीयक और तृतीयक जड़ें यहाँ पर देख रहे होंगे। ये प्राइमरी रूट है, ठीक है ना, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी पर भरे ये टर्सरी रूट्स भी पाई जाती है, ठीक है। सेकेंडरी के ऊपर ऐसे आपको, तो ये प्राथमिक जड़ हो गई प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ठीक है, और ये सेकेंडरी के ऊपर ये टर्सरी हो गई, क्या हो गई, टर्सरी, और यहाँ पर ये हो गई हमारी, ठीक है ना, ये वाली जो है सेकेंडरी। क्लियर, चलिए, तो बात समझ में आ गई। थोड़ा बैक करके अब इसकी डेफिनेशन क्या देखो। यह मूलांकुर से विकसित होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेडिकल है ना, किससे विकसित होगी, रेडिकल। यह किससे विकसित होती है, रेडिकल से विकसित होती है होने वाली मूल है, और जो एक मुख्य शाखा तथा अन्य उप शाखाओं की बनी होती है। याद रखना, टैप रूट सिस्टम में हमेशा एक तो मुख्य जड़ होगी प्राथमिक, हाँ या ना, एक हमेशा याद रखना प्राथमिक जड़ होती है, उस पर फिर आपको द्वितीयक और तृतीयक जड़ें मिलेंगी। एक हमेशा प्राथमिक जड़, उसके ऊपर द्वितीयक और तृतीयक, इसे बोलते हैं टैप रूट। ये हमेशा किससे, रेडिकल से। जबकि याद रखना अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं, कौन सी जड़ें, अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं, याद रखना एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं, कौन सी अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं, ध्यान से सुनना, कौन सी जड़ है, एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं। जब मूल, है ना, ध्यान से सुनना, जब रूट का निर्माण रेडिकल के अलावा पादप के किसी और भाग से होता है, जब जड़ का निर्माण रेडिकल के अलावा और किसी भाग से, जब मूलांकुर के अतिरिक्त लगा है, रेडिकल के अलावा, याद रखना, रेडिकल के अलावा और किसी भाग से होता है। देखो, जड़ का निर्माण होना चाहिए रेडिकल से, जड़ का निर्माण किससे होना चाहिए, रेडिकल से होना चाहिए, लेकिन जब जड़ का निर्माण रेडिकल के अलावा पादप के किसी और भाग से होता है, तो इस प्रकार की जड़ों को क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इस प्रकार की जड़ों को क्या कहते हैं, अपस्थानिक। क्लियर है। जब जड़ जो होती है मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से विकसित होती है, तो इसे क्या कहते हैं, अपस्थानिक मूल कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट उन्हें हम कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, हाँ या ना। और एक होता है मूल तंत्र। मूल तंत्र मतलब रूट सिस्टम। भाई जड़ें दो प्रकार की हो गई, एक टैप रूट और एक एडवेंटिशियस। टैप रूट का मतलब जब जड़ का निर्माण किससे हो, रेडिकल से हो। इसमें एक प्राथमिक मुख्य जड़ होती है, उस पर फिर सहायक जड़ें पाई जाती हैं।
लेकिन एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें वो होती है जब जड़ का निर्माण या मूल का निर्माण पादप के किसी और भाग से होता है, मूलांकुर को छोड़कर, रेडिकल को छोड़कर पादप के किसी और भाग से होता है, तो इस प्रकार की जड़ों को क्या कहते हैं हम, याद रखना एडवेंटिशियस। ठीक है। अब रूट सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है। रूट सिस्टम जो होता है ना, रूट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। रूट सिस्टम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं भाई, रूट सिस्टम दो प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, और एक होता है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो वो टैप रूट सिस्टम में क्या आएगा, टैप रूट, ये टैप रूट सिस्टम दिख रहा है, पार्ट्स ऑफ द टैप रूट सिस्टम ये लिखा है, प्राथमिक जड़ें और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। टैप रूट सिस्टम में क्या आता है, उसकी प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक जड़ों को मिला के टैप रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और जो इसके बाद फाइब्रस होता है, ये होता है फाइब्रस, ये आप देख रहे हैं। फाइब्रस में आप देखना गेहूं के अंदर इस प्रकार से कि यहाँ पर क्या होता है, जहाँ से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं गुच्छे में, रेशेदार रूट सिस्टम जो होता है ना फाइब्रस, उसमें गुच्छे में ऐसी जड़ें निकलती हैं। यहाँ पर आप किसी को प्राथमिक नहीं कह सकते, यहाँ पर आप किसी को प्राथमिक नहीं कह सकते, यहाँ पर किसी को आप द्वितीयक नहीं कह सकते, ये वाला डायग्राम में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सभी प्राथमिक है, सभी द्वितीयक है। तो देखो प्राथमिक मूल तथा उसकी शाखाएं तो क्या बनाती हैं, टैप रूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो प्राइमरी रूट होती है ये वाली है ना, ये जो प्राइमरी रूट आपको नजर आ रही है ये वाली मोटी सी, ये प्राइमरी, पर छोटी छोटी इस पर लगी है, तो ये सब मिलकर बनाती है टैप रूट। लेकिन फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, रेशेदार मूल तंत्र क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है एक बीजपत्र, जो मोनोकोट होते हैं ना भाई, एक बीजपत्री पादपों में, मोनोकोट पादपों में मूसला मूल की वृद्धि रुक जाती है, मतलब प्राइमरी रूट है उसकी वृद्धि रुक जाएगी, है ना, प्राइमरी रूट जो रुक जाएगी। ठीक है। और अन्य स्थानों से जड़ें निकलने लगती है, यहाँ से रुक जाएगी और अन्य स्थानों से ऐसे जड़ें निकलने लगती हैं, जो रेशेदार हो जाएंगी ऐसे फाइबर, रेशेदार, संग्रहणकारी व साकेत असाकेत होती हैं, यह रेशेदार मूल तंत्र का निर्माण करती है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, रेशेदार में जो प्राइमरी जड़ निकलती है उसकी वृद्धि रुक जाती है, वहीं से फिर बहुत सारी अलग अलग जड़ें निकलने लगती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, एक रेशा जैसा गुच्छा बन जाता है, उसे बोलते हैं रेशेदार। ये आपको एक बीजपत्री पादपों में, जैसे गेहूं है, मक्का है, धान है, ये आपको मोनोकोट्स के अंदर मिलेगा। क्लियर। चलिए, हाँ या ना। अब देखो मूल के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जड़ के क्या होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। आप देख सकते हैं जड़ के क्या क्या क्षेत्र होते हैं। कोई भी जड़ है तो है ना, रीजन ऑफ जो है जड़ के कौन कौन से, रीजन ऑफ रूट, जड़ के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे किसी भी जड़ को सबसे आगे की तरफ जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं मूल गोप, रूट कैप रीजन। आगे की तरफ जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर आप देखिए जो अपन रेड कलर से बना रहे हैं, किसी भी जड़ में सबसे आगे की तरफ जो क्षेत्र होता है, किसी भी जड़ में सबसे आगे की तरफ जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, किसी भी जड़ में सबसे आगे की तरफ जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाई रूट कैप रीजन, है ना, मूल गोप ये वाला। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रूट कैप रीजन कहते हैं। ठीक है। रूट कैप के जस्ट बाद क्या होता है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक, है ना, ये वाला जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है कि नहीं, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसमें होता है, याद रखना, रीजन ऑफ द, ठीक है, डिवीजन, सेल डिवीजन, मतलब मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से, ये जो ब्लू कलर का है ये होता है मेरिस्टेमेटिक, जिसकी कोशिकाओं में विभाजन बहुत ज़्यादा होता है, मेरिस्टेमेटिक विभजोतक क्षेत्र। इसके बाद ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसको अपन ब्लैक से बनाते हैं। ठीक है, ये वाला रीजन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो ब्लैक कलर का अपन ने बनाया ये होता है दीर्घीकरण क्षेत्र। क्या होता है, है ना, रीजन ऑफ एलोंगेशन, दीर्घीकरण क्षेत्र। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा होगा ये होता है मैचुरेशन, परिपक्वन क्षेत्र। और इसी परिपक्वन क्षेत्र पर ही सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में क्या पाया जाता है, रूट हेयर। यहीं पर ये क्या पाया जाता है, रूट हेयर्स। याद रखना, इसी परिपक्वन क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। सबसे आगे की तरफ रूट कैप हो गया, फिर मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, एलोंगेशन हो गया, मैच्योरिटी हो गया। मैच्योरिटी के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं, याद रखना आप, मैच्योरिटी रीजन पे ही रूट हेयर्स पाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो कि आकारिकी में रूट हेयर जो होता है, अपने मूल जो होती है रूट के कितने रीजन, 4 रीजन होते हैं। कितने, 4। कौन कौन से, पहला हो गया रूट कैप, पहला हो गया रूट कैप रीजन। पहला कौन सा होता है, रूट कैप होता है, मूल गोप क्षेत्र होता है। पहला कौन सा, मूल गोप, रूट कैप होता है। यह अग्रस्त संरचना होती है, मूल के तरण शीर्ष को सुरक्षा, भाई आगे के टॉप पार्ट को सुरक्षा देना। जो जड़ है जब नीचे की तरफ जाएगी मिट्टी में, कहीं इसको नुकसान ना हो जाए, कहीं किसी पत्थर से टकरा करे, है ना, आगे वाला भाग चोटिल ना हो जाए, इसलिए जड़ के अग्र भाग को, है ना, यहाँ पर
जो अग्रभाग है कि नहीं, तो उसके यहाँ पर प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। दूसरा होता है विभजोतक क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। मैंने आपको बताया दूसरे नंबर का होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन का मतलब ये होता है कि क्या होता है, इस क्षेत्र की कोशिकाओं में बहुत अधिक तेजी से विभाजन होगा। मेरिस्ट है ना, इस क्षेत्र की कोशिकाएं छोटी पतली भित्ति वाली युक्त होती है तथा सतत रूप से विभाजित होकर, क्या लिखा है, सतत रूप से विभाजित होकर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। ये हो गया विभजोतक रीजन। तीसरा होता है दीर्घीकरण क्षेत्र, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तीसरे नंबर का ये है, ये तीसरे नंबर का होता है दीर्घीकरण क्षेत्र, तो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। दीर्घीकरण क्षेत्र जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलोंगेशन रीजन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? एलोंगेशन। क्या कहते हैं भाई? इसे एलोंगेशन रीजन कहते हैं, ठीक है। एलोंगेशन रीजन में क्या होगा भाई, नीचे से सेल बढ़ी तो लंबाई में बढ़ता जाएगा। यह विभाजनशील क्षेत्र का समीपस्थ भाग होता है। इस क्षेत्र में तीव्र कोशिका दीर्घीकरण होता है, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ती है। यह मूल की तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी, मतलब जड़ की जो लंबाई बढ़ती है उसी क्षेत्र के कारण, जड़ की जो लंबाई बढ़ती है वो इसी क्षेत्र के कारण बढ़ती है ना। यह मूल की तीव्र वृद्धि के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अगला होता है परिपक्वन क्षेत्र, ठीक है। अगला क्या होता है? मैचुरेशन। अगला क्या होता है? मैचुरेशन, ठीक है। परिपक्वन क्षेत्र, मैचुरेशन रीजन, क्लियर है। अरे अगला क्या होता है? परिपक्वन क्षेत्र होता है, मैचुरेशन रीजन, ठीक है। फोर्थ नंबर का दीर्घीकरण क्षेत्र के समीप का क्षेत्र होता है। इसमें कोशिका विभेदित होता है, कोशिका डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसमें रूट हेयर पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पाया जाता है? रूट हेयर। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि जड़ के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जल का अवशोषण होता है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि जड़ के किस क्षेत्र में जल का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है, तो ये मैचुरेशन क्षेत्र में रूट हेयर, जल का अवशोषण यहीं से होता है। जल का अवशोषण जो होता है सबसे ज्यादा वो इसी क्षेत्र के द्वारा होता है, जल का अवशोषण, ठीक है। आप कभी कभी देखते होंगे जब हम किसी पौधे को एक जगह से निकाल कर किसी दूसरी जगह ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आप देखते होंगे कभी कभी पौधा ट्रांसप्लांट नहीं होता, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रूट हेयर डैमेज हो जाते हैं। जब उसको एक जगह से निकाल कर उखाड़ते हैं हम, तो उखाड़ने में गलती कर देते हैं कि उसके रूट हेयर से डैमेज हो जाते हैं। रूट हेयर जब डैमेज हो जाएंगे किसी प्लांट्स के, सीडलिंग के, और जब उसको नेक्स्ट जगह ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, नेक्स्ट जगह उसको लगाएंगे, तो रूट हेयर्स नहीं तो प्लांट जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे कर पाएगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कैसे कर पाएगा, तो वो लगता नहीं है। इसलिए फिर वो क्या हो जाता है? सूख जाता है, कुछ दिन बाद मर जाता है वो। तो रूट हेयर में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं मॉडिफाइड। अब हम पढ़ेंगे जड़ों का रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे? जड़ों का रूपांतरण। जड़ें जो है भाई, मुख्य काम तो अपन ने पढ़ ही लिया कि क्या क्या काम है, पौधे को सहारा देना, ठीक है। मेन इंपोर्टेंट काम जड़ का भाई काम क्या है, आगे चल के पढ़ेंगे अपन। जड़ का वैसे कार्य क्या होता है? पौधों को सहारा देना, पानी, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, कुछ जड़ें भोजन भी बनाती है। तो मॉडिफाई पढ़ना अपने को, है ना, जड़ों का रूपांतरण। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, ठीक है, टैप रूट सिस्टम। किसके लिए? कुछ जड़ें जो होती है मूसला मूल, भोजन को संग्रहित करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है। कुछ मूसला मूल जो होती है टैप रूट, भोजन को संग्रहित करने के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हो जाती है। तो हमको क्या पढ़ना है? टैप रूट सिस्टम मॉडिफाइड फॉर द फूड स्टोरेज, ठीक है। कि टैप रूट सिस्टम जो होती हैं भोजन को, है ना, स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें देखो आप, गाजर मूली दोनों हैं। तो पहला है फ्यूसिफॉर्म रूट, फ्यूसिफॉर्म रूट, ठीक है, तर्क रूप मूल। इस प्रकार की रूपांतरण में मूल और बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल दोनों ही भोजन संग्रहित करते हैं। यह जो जड़ें जो होती है क्या होती है? मध्य में फूली हुई। आप देखो मूली जो है बीच में फूली होती है, ऊपर थोड़ी पतली होती है, फिर नीचे भी पतली होती है, और शीर्ष तथा आधार भाग में पतली होती है। आप मूली देखना, ऊपर पतली, नीचे पतली, बीच में मोटी होती है। तो फ्यूसी, आपसे पेपर में प्रश्न कैसे आएगा? पेपर में प्रश्न आएगा फ्यूसिफॉर्म जड़ें किस में पाई जाती हैं, या फ्यूसिफॉर्म किस प्रकार की जड़ है। तो याद रखना ये टैप रूट है। याद रखना फ्यूसिफॉर्म किस प्रकार की जड़ है? टैप रूट है। किसमें पाई जाती है? मूली में। उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसमें पाई जाती है? मूली में। आपसे पूछेंगे मूली में किस प्रकार की जड़ें होती है? टैप रूट। टैप क्या होती है? फ्यूसिफॉर्म रूट, है ना, एक प्रकार की टैप रूट होती है। क्या होता है कि इसमें जड़ें जो होती है बीच में मोटी होती है, ऊपर पतली होती है, नीचे की तरफ क्या होती है? पतली होती है। उसे हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर होता है कोनिकल रूट्स, शंकु आकार की, शंकुनुमा। मूल के इस रूपांतरण में मूल भाग जो होता है, मूल आधार भाग में चौड़ा तथा सिरे की ओर सकरा होता है। देख रहे हैं आप, इधर आधार भाग में चौड़ा, और नीचे नीचे जाओगे आप गाजर, गाजर में ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे होंगे कि जो आधार भाग होता है, बेसल पार्ट होता है ये वाला, ये जो बेसल पार्ट आपको नजर आ रहा है ये वाला, कि बेसल पार्ट है ना, क्या होता है? चौड़ा होता है, फिर आगे की तरफ जो है टेपरिंग इस प्रकार से। ये क्लियर है सभी को? हाँ है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम?
तो कोनिकल, तो ये जड़ें किस में पाई जाती हैं, तो आंसर गाजर में। किस में, गाजर में। तो ये दोनों जड़ें गाजर के अंदर कोनिकल है, फ्यूसिफॉर्म जड़ें जो किस में पाई जाती हैं, मूली के अंदर। ये दोनों टैप रूट सिस्टम, और इनका काम क्या है, हम गाजर भी खाते हैं, जड़ें भी खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि इनमें भोजन होता है भाई, इनके अंदर भोजन स्टोर है, तभी तो हम खाने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो टैप रूट जड़ें हैं भोजन के स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है। तो आपसे पूछेंगे फ्यूसिफॉर्म जड़ें किस में पाई जाती है, मूली में पाई जाती हैं, ठीक है। कोनिकल रूट्स किस में पाई जाती हैं, गाजर के अंदर पाई जाती है। फिर होता है नेफिफॉर्म रूट, जो कि सलजम में, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सलजम है, ठीक है, चुकंदर। सलजम में कौन सी प्रकार की जड़ें होती है, नेफिफॉर्म जड़ें, सलजम के अंदर होती है, नेफिफॉर्म रूट पाई जाती है। इस प्रकार के रूपांतरण में जड़ का आधार भाग फूला, ये देखो जड़ का आधार भाग ये फूला हुआ होता है, और जहां पर सिर्फ एक पतला सा ये निकला होता है देखो, तथा गोलाकार होता है। मूल का सिरा वाला भाग धागे समान एकदम पतला, ये सिरा वाला धागे समान एकदम पतला होता है। ये देखो कि आधार भाग फूला होता है, गोलाकार होता है, ये देख लिया आपने, आधार भाग फूला गोलाकार है। और यहाँ पर जो है ना अंतिम सिरा ये वाला पतले धागे आकार का होता है। ये जड़ें जब पाई जाती है नेफिफॉर्म, ये सलजम, ठीक है, चुकंदर के अंदर पाई, सलजम है चुकंदर में पाई जाती है। इसके बाद होता है गांठदार जड़ें, ठीक है ना, ट्यूबरस रूट क्या होती है, गांठदार। इनका कोई आकार आकृति निश्चित नहीं होती, कहीं पर मोटी कहीं पर जो है ना पतली होती है, गांठदार जड़ें। ट्यूबरस रूट यह फूली हुई तथा गूदेदार होती है, इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती, फूली और गूदेदार होती है। जैसे किसमें पाई जाती है, मिराबिलिस जलापा में, ये तो फूली ही गूदेदार है, इसकी आकृति निश्चित, कहीं मोटी है कहीं पतली आपको मिलेगी। इसके बाद ग्रंथिल जड़ें, ये सारी की सारी जड़ें जो अपन ने पढ़ी है ना, इसके बाद ग्रंथिल जड़ें के ये सब टैप रूट है। ये सारी जड़ें जो होती है टैप रूट होते हैं ना, ये सारी जड़ें जो तो अपन ने चार पढ़ी है ना, ये किसके लिए थी, तो हमने पहले नंबर पर देखो हम पढ़ रहे थे मॉडिफाइड रूट्स की जड़ों का रूपांतरण। तो हमने पढ़ा कि टैप रूट सिस्टम जो होता है, जड़ें खाने स्टोर करने के लिए, खाने को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हो गए। तो इसमें पढ़ा आपने फ्यूसिफॉर्म, कोनिकल, है ना, ठीक है। इसके बाद हो गया अपना नेफिफॉर्म, ट्यूबरस। अब दूसरे नंबर का है कि कुछ जड़ें नोड्यूल्स बना लेती हैं, कुछ टैप रूट जड़ें जो होती हैं ये भी टैप रूट होती हैं, क्या बना लेती हैं, तो आंसर है नोडुल। उनकी जड़ों में देखो यहाँ पर गांठ बन जाती है, ये देखो है कि नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इनमें राइजोबियम होता है। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम कुछ पौधों की जड़ों में ग्रंथिल संरचनाएं बनाते हैं, जैसे मटर को, भाई जो लेग्यूमिनेसी है, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में इस प्रकार से गांठें बन जाती है, उन्हें ग्रंथिल रूट्स, नोडुलेटेड रूट्स कहते हैं। यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया रह के क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। इसके बाद क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ टैप रूट्स क्या होती हैं, कुछ टैप रूट्स याद रखना श्वसन करने के लिए मॉडिफाइड होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे सबसे ज्यादा आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। श्वसन, कुछ जड़ें श्वसन करने की, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स। आप देख रहे होंगे सुंदरबन डेल्टा जो होता है, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर है, या फिर आप दलदली भूमि के जो पादप होते हैं, तो दलदली भूमि में क्या होता है, वहाँ पर पानी होता है नीचे, तो जड़ें जो होती है ऊपर आ जाती है, यहाँ से निकल के जड़ें ऊपर आ जाती हैं। पौधे में आप देखोगे यहाँ से निकल के जड़ें कहाँ जाती हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से जड़ें निकल के कहाँ जाती हैं, ऊपर की तरफ आ जाती हैं, ठीक है, पानी से ऊपर आ जाती हैं। ये जड़ें जो होती है श्वसन में मदद करती हैं, किसमें, रेस्पिरेशन में, क्योंकि यहाँ पर छिद्र होते हैं, न्यूमेटोथोड्स, क्या होते हैं, न्यूमेटोथोड्स जो होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं यहाँ पर, याद रखना, न्यूमेटोथोड्स, न्यूमेटोथोड्स जो होते हैं छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर। तो समुद्री किनारे जहाँ दलदली भूमि होती है वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसी जगह उगने वाले पादपों में मूसलामूल टैप रूट कई शाखाओं में ऊपर की ओर वृद्धि करके सतह आ जाती हैं। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इनके द्वारा वायु भीतर प्रवेश करती है और पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। कहाँ पाई जाती हैं, दलदल। जैसे एग्जांपल मैंग्रोव्स प्लांट्स होते हैं, मैंग्रोव्स, हाँ ना, देखो मैंग्रोव पादप, मैंग्रोव होते हैं सुंदरबन डेल्टा, दलदली भूमि उगने वाले पादप को मैंग्रोव कहते हैं सुंदरबन डेल्टा में। राइजोफोरा है, सोनेरेसिया है, याद रखना। तो मैंग्रोव पेपर में आएगा कि मैंग्रोव प्लांट्स में किस प्रकार की जड़ें होती हैं श्वसन के लिए, श्वसन के लिए न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती हैं। श्वसन के लिए किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, न्यूमेटोफोर्स जड़ें पाई जाती हैं। क्लियर। चलिए, ये तो सारी जड़ें हमने पढ़ी, जितने भी उदाहरण हमने पढ़े ये सब किसके थे, टैप रूट सिस्टम के मॉडिफाइड फॉर्म। ये हमने जो भी सारे पढ़े ये किसके उदाहरण थे, टैप रूट सिस्टम के मॉडिफाइड फॉर्म थे। अब हम पढ़ने वाले हैं एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफाइड फॉर्म। जैसे हमने टैप रूट सिस्टम में पढ़ा कि टैप रूट जो होती है खाने के स्टोर करने के लिए, भोजन के संग्रहण करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है, उसी प्रकार एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक रूट भी जो है भोजन के स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हो जाती है, जिसका पहला उदाहरण है, देखो हम पढ़े स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट, ठीक है ना।
कौन सा है, तो ट्यूब है ना, पहला है कंदी मूल, ठीक है ना। ट्यूबरकुलेटेड रूट्स जो होती है, ट्यूबिकुलेटेड रूट्स, कंदी जो कि शकरकंद में पाई जाती है। जड़ों में भोजन संचित होने पर यह फूल जाती है और गुच्छे बना लेती है शकरकंद। तो याद रखना शकरकंद में कौन सी जड़ें पाई जाती है, कंदी मूल, ठीक है। शकरकंद के अंदर कंदी मूल होती है। और शकरकंद क्या है, तो आंसर याद रखना एडवेंटिसस रूट है। और गाजर मूली ट्यूब है ना, टैप रूट है। दूसरा होता है कंदल गुच्छ, फेसिकुलेटेड जड़ें। अपस्थानिक जड़ें आधार पर्व संधि से गुच्छों में निकलती हैं। आप देख रहे हैं आधार पर्व संधियों से गुच्छों में निकलती हैं, ये निकल रही हैं गुच्छे में। वे सभी फूली होती हैं, ये पूरी की पूरी क्या होती है, फूली होती हैं। जैसे डहेलिया में, सतावर में पाई जाती है, कौन सी, फेसिकुलेटेड। ट्यूबरकुलेटेड रूट्स किसमें पाई जाती है, शकरकंद के अंदर पाई जाती है। चलिए अगला देखो, अगला है ग्रंथि नोड्यूलोज, ठीक है। अगला क्या है, ग्रंथि, ग्रंथि में है ना नोडुलो। इन जड़ों के सिरे फूल जाते हैं और इनको ग्रंथि में जड़ें कहते हैं। जैसे मेलिलोटस में पाई जाती है। कुछ जड़ें मोटी खाने के लिए तो वो अकेला शकरकंद है ना। इसके बाद देखो कुछ जड़ें क्या हो जाती है, मालाकार हो जाती है, मणिका में रूप। जब जड़ बीच बीच में निश्चित रूप से अंतराल में पश्चात मोती समान संरचना बनाती है, उन्हें मणिकाकार रूप है ना क्या बोलते हैं, उन्हें मोलिनिफॉर्म रूट कहते हैं। जैसे करेला में पाई जाती है, वाइटिस है ना, पान में पाई जाती, वाइट अंगूर में पाई जाती है। इस प्रकार की देखेंगे आप ये जो ऐसे। एक होती है बलयाकार जड़ें, यह मूल है ना, मूल बलय के समान संरचना बनाती है, बलय के समान कुछ ऐसे। देखो ये होती है नोडुलस रूट, ठीक है। ये होती है बलयाकार जड़ें, इस प्रकार से बलय बनाती है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से बलय बना लेती है। ये होती है इस प्रकार से मोलिनिफॉर्म रूट्स होती है, इस प्रकार से यहाँ पर ये, ठीक है। अब एडवेंटिसस रूट का ये सब है ना किस में आते हैं, सारे के सारे एक्चुअली इसमें आते हैं भोजन को स्टोरेज करने में, सारे किस में आते हैं, फूड को स्टोरेज करने में। अब इसके बाद देखो जो इसका एडवेंटिसस रूट के अन्य उदाहरण या अदर देखो एग्जाम्पल, जैसे जटामूल क्या होती है, स्टिल्ट रूट क्या होती है, जटामूल, स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट। तो देखिए क्या होती है कि जब निचली पर्व संधियों है ना नोट से जड़ें निकलती हैं और भूमि की ओर पड़कर तृतीयक वृद्धि करती हैं और भूमि में प्रवेश करती है, उन्हें जटामूल कहते हैं। आप देखो गन्ना में, ठीक है, शुगर केन में, हाँ निचले इंटरनोड से जड़ें निकलती हैं और भूमि में प्रवेश करती है, हाँ है ना। इन जड़ों का फंक्शन क्या है, इन जड़ों का कार्य होता है क्या देना, सपोर्ट देना पौधे को। इन जड़ों का फंक्शन क्या, जो मक्का में निकलती है, इनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या करना, इनका जो काम होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। क्या काम होता है, सपोर्ट। तो स्टिल्ट रूट, ब्रेस रूट मक्का में पाई जाएंगी, गन्ने में पाई जाती है, मक्का गन्ना केवड़ा में पाई जाती है, जो कि सपोर्ट देने का काम करती है। अगला होता है स्तंभ मूल, प्रोप रूट और पिलर रूट। ध्यान से सुनना, इसमें शाखाओं देखो बरगद के पेड़ में पाई जाती है। बरगद के में जो पेड़ में आप देखोगे इधर ब्रांचों से जड़ें निकलकर जमीन में नीचे जाती है, इनका काम भी सहारा देना होता है, ठीक है। जब जड़ें शाखाएं से निकलती है और भूमि में चली जाती हैं, पेड़ को स्तंभ की तरह सहारा प्रदान करती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोप या पिलर रूट्स कहते हैं। देखो ये बरगद में पौधे में निकलती हैं, ऊपर शाखाओं से ब्रांच निकलती है और तने की तरह कहाँ जड़ में जमीन में चली जाती है, ऐसा लगता है तना है। तो इन जड़ों को क्या कहते हैं, इन जड़ों को हम प्रूफ रूट या पिलर रूट कहते हैं, ये भी सहारा देने का काम करती है। अगली जड़ें कौन सी होती हैं, अगली होती है बटरस रूट। कौन सी होती है, बम्रपुल या पास्तमूल, बटरस रूट, ठीक है। ये जड़ें क्या होती है, तने से नीचे निकल के ऐसे आड़ी पसर जाती है, मतलब फैल जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाएंगी। देखो यहाँ पर ये फैल रही है, देख रहे हैं आपको, ये इधर चली गई, फैल गई। इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार भाग से निकलकर मृदा में विभिन्न दिशाओं में, इधर फैल गई, इधर फैल गई, नीचे नहीं जाके चारों दिशाओं में फैल जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बटरस रूट कहते हैं। जैसे फाइकस है, बोम्बैक्स है, टर्मिनेलिया। यह मूल उष्ण कटिबंधीय वर्षा बने वालों में सबसे ज्यादा होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पौधों में सबसे ज्यादा आपको मिलेगी। फिफ्थ नंबर पर होता है क्लाइंबिंग रूट्स। कुछ पौधों में जड़ें ऊपर सहारा चढ़ने में मदद करती हैं, जैसे पान में ये जड़ें पर्व संधियों से निकलती हैं। आप देखो पान जो है ना, बीच बीच में जड़ें, ये पान जो चढ़ने में मदद करता है, आप पान का देखना तो पान में जड़ें पर्व संधियों से निकलकर तो जो है प्लांट को ऊपर चढ़ने में मदद करेंगी, उन्हें हम क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं। ये जड़ें पर्व संधियों से निकलती हैं और जड़ में क्या करती हैं, बढ़ने में मदद करती हैं। जैसे मनी प्लांट है, मोन्स्टेरा है, पान है, काली मिर्च है, इन सब के अंदर कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, तो आंसर क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाती हैं। अगला होता है पर्नेल जड़ें। कुछ पौधों में पत्तियों से जड़ें निकलती हैं, जैसे पत्थर चिट्टा बरायोफिल्लम होता है। ये देखो पत्ती है, यहाँ से जड़ें निकल रही, फोलियर रूट दिख रहा है आपको, ये इनको बोलते हैं फोलियर रूट्स। जब पत्तियों से जड़ें निकलती है तो इस प्रकार की जड़ें पर्नेल जड़ें कहलाती हैं, जैसे पत्थर चिट्टा है। अगला होता है परजीवी जड़ें, होस्टोरिया, ठीक है, सकिंग रूट्स। अमरबेल में क्या होते हैं, अमरबेल दूसरे पौधों के ऊपर फैल जाता है और वहाँ से है ना उसके अंदर से जो रूट्स निकलती है क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को चूसने में मदद करती हैं। अमरबेल में परजीवी पौधों में जड़ें पोषक तने
में घुसकर भोजन का संग्रहण करती हैं। अगर अमरबेल आपने देखा हो, अमरबेल किसी पौधे के तने पर लिपट जाता है और वहाँ से क्या करते हैं, आप देख सकते हैं ये अमरबेल है कि नहीं, उसके अंदर से छोटे छोटे होस्टेरिया तने में चले जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे। तो ये पाई जाती है अमरबेल के अंदर। एक होता है स्वांगीकारी मूल, एसिमिलेटरी रूट्स, ठीक है ना, एसिमिलेटरी। देखो एसिमिलेटरी रूट्स क्या होती हैं, देखो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस काम करना होता है किसका, प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है तने का। लेकिन जब जड़ें प्रकाश संश्लेषण करने लगे, भोजन बनाती हैं, उन्हें हम स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं। टीनोस्पोरा, ट्रापा, सिंगाड़ आदि पादप में मूल जो होती है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और जिससे है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। तो जब जड़ें प्रकाश संश्लेषण करने लगे और भोजन का निर्माण करने लगती है, तो इस प्रकार की जड़ों को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी, है ना। तो इस प्रकार की जड़ों को बोला जाता है एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। क्लियर है। देखो ये सिंगाड़े में पाई जाती हैं। अगला होता है आर्द्रता ग्राही जड़ें, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। अगला कौन सी जड़ें होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक रूट। क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक रूट। क्लियर। आर्द्रता ग्राही जड़ें होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं। ये जड़ें जो अधिपादप एफीफाइट्स प्लांट होते हैं, ऑर्किड, उनमें निकलती हैं और जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है उनको ग्रहण करती हैं। ठीक है। ऑर्किड पादपों की अधिपादप मूल में उपस्थित बेलामेंट टिश्यू, देखो ये दिख रहे हैं आपको। तो एफीफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो किसी और दूसरे पौधे पर उगते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एफीफाइट्स। ऐसे पौधे जो किसी और प्लांट पर उगते हैं उन्हें बोलते हैं एफीफाइट। तो उनकी जड़ें है ना हवा में लटकी रहती है, हवा में उनकी जड़ों में पाया जाता है बेलामेंट टिश्यू। क्या होता है, बेलामेंट टिश्यू, जो वायुमंडल की आर्द्रता को ग्रहण करता है। जैसे एफीफाइट्स होता है, उनके अंदर होता है ऑर्किड, बेंडा में। एक होती है संकुचनशील मूल, यह 70% तक संकुचित, कॉन्स्ट्रक्टेड होती है, पिचकी हुई, तथा पौधे के भूमिगत भागों के निश्चित गहराई पर बनाए रखती है। जैसे केसर में होती है, फ्रेसिया में होती है। एक होती है मूल कंटक, यह कठोर नुकीले मूल कंटक होते हैं, जैसे पोतास के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ जड़ें क्या होती हैं, है ना, कायिक जनन में भाग लेती हैं, उन्हें जननकारी जड़ें कहते हैं, जननकारी मूल। मांसल अपस्थानिक मूल होती है जो कि कायिक जनन में भाग लेती है। हम शकरकंद को शकरकंद काट के बो दो, उग जाएगा। तो जब जड़ें क्या होती, किसमें भाग लेने लगे, प्रजनन में, कायिक जनन में, तो उन्हें जननकारी मूल कहते हैं। जैसे बटाटा है, डहेलिया है, शकरकंद है ना। लास्ट होता है पर्णमूल। साल्विनिया में प्रत्येक पर्व संधि से निकलने वाली पर्ण में से एक पर्णमूल समान संरचना परिवर्तित, मतलब ऐसे तने से ही पर्व संधि, जहाँ से पत्ती निकलती है वहीं से जड़ जैसी संरचना निकलती है ऐसे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा। शुरू के जो हमने पढ़े थे टैप रूट सिस्टम के, जो भोजन संग्रहित वाले थे, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। अब मूल के कार्य क्या है, जैसे भाई सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लांट को क्या करना, सपोर्ट, अरे भाई क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा जल व तथा लवण अवशोषण करना, जल का तथा लवण जो आयंस होते हैं उनका अवशोषण करना, मिनरल्स का, न्यूट्रिशन का, वाटर का। भोजन का संग्रहण करना, भाई ये भी काम है, हम गाजर खाते हैं, ठीक है, मूली खाते हैं, है ना, शकरकंद खाते हैं, तो भोजन का संग्रहण भी करना। जल का संवहन, वाटर का कंडक्शन करना, ऊपर की तरफ जल पहुंचाना। कुछ जड़ें प्रकाश संश्लेषण भी करती है, हाँ या ना। कुछ जड़ें श्वसन करने में मदद भी करती हैं, जैसे हमने अभी देखा था न्यूमेटोफोर्स। हमने देखा प्रकाश संश्लेषण, जो सिंगाड़ा है उसकी जड़ें क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। हमने देखा कि भाई ये जो श्वसन करने वाली जड़ें न्यूमेटोफोर्स, ये श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक, बताओ। तो जड़ वाला सिस्टम जो है पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्टेम। तो इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। अपने वर्ग के अंदर जो है मॉर्फोलॉजी पार्ट्स में अपने को सिंपल पढ़ना है। जड़, तना, पत्ती, पुष्प के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं 11th-12th में पूछी जाती है, वो अपने को पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको वो डिटेल में डीप में पढ़ा दिया है, ये वाला जड़ वाला पूरा पार्ट। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तने का रूपांतरण, है ना। अलग अलग प्रकार के तने जो होते हैं, भूमिगत तने होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल, सब अंडरग्राउंड स्टेम, है ना, तने के कार्य। फिर हम पत्तियां पढ़ेंगे। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए।